हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम LDC 70% जो कि 18 मई 25 को कंडक्ट कराया गया था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। होप ये सब क्वेश्चंस आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को जो भी अपीयर होंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में उनके लिए यूज़फुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस, मेडिकल कैटेगरी फॉर ALP एंड LP। असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के लिए मेडिकल कैटेगरी क्या है? A1, जो कि टफेस्ट मेडिकल कैटेगरी मानी जाती है इंडियन रेलवेज़ के अंदर, तो वो A1 रहती है उनके लिए, असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के लिए। सेकंड क्वेश्चन, राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हमारे होम मिनिस्टर रहते हैं। वर्तमान में अमित शाह जी हैं, तो वो हमारे संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष रहते हैं, तो होम मिनिस्टर इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से अगर केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष पूछें तो केंद्रीय राजभाषा समिति, अगर केंद्रीय वर्ड आ जाए तो आपको ये याद रखना है प्राइम मिनिस्टर, और अगर संसदीय पूछा जाए तो होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HMIS। फुल फॉर्म ऑफ HMIS क्या होती है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ SFC। SFC का फुल फॉर्म रहता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस। ये एक तरीके से हमारे डीजल इंजन की एफिशिएंसी को दर्शाता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS की फुल फॉर्म रहती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये टर्म बैंकिंग सेक्टर में यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या रहता है कि इंस्टेड ऑफ अगर एक ट्रांसफ़र हो रहा है फंड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, तो वो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल मतलब पैकेजेस, वो एक ही पैकेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, वन अकाउंट टू रियल अनदर अकाउंट इन रियल टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगी इन MEMU, EMU और डेमू क्या रहती है? सभी में बोगी का टाइप, बोगी का टाइप बोबो बोगी का रहेगा। अब उसमें बोबो के अंदर भी अलग अलग होती हैं, तो वो एक अलग वो अलग है, सभी में अलग हो सकती है, बट रहेगी ये बोबो टाइप। ये कोको टाइप बोगी नहीं रहती है। बोबो टाइप जैसा कि आप जानते हैं, बोबो टाइप बोगी में क्या रहता है, एक बोगी के अंदर 2 एक्सेल्स रहते हैं हमारे, यानी 2 एक्सेल्स पर बोगी रहेगा, तो उसे हम बोबो बोगी बोलते हैं। तो हमारे इसमें मेमू, EMU और डेमू के अंदर बोबो बोगी रहती है। इसी तरीके से जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, जैसे वैग 9 हो गया, वैप 7 हो गया, तो उसके अंदर जो बोगी यूज़ होती है वो होती है कोको बोगी। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू व्हील डाया इन MEMU और EMU, या फिर डेमू भी हो सकता है। सब में न्यू व्हील डाया कितना रहता है? 952 mm, यानी कि जब हमारा मेमू या EMU बन के तैयार होगी, या अगर उसका नया बोगी लग रहा है, तो उसमें जो न्यू व्हील का डाया रहता है 952। फिर उसमें जैसे जैसे जब भी शेड में जाती है, रिपेयर होते हैं, या उसमें जो भी खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसमें उसकी टर्निंग होती है, उसे व्हील टर्निंग बोलते हैं आई थिंक। तो उसमें चिपिंग कर दी जाती है ऊपर से, मतलब एक लेयर को, पतली सी लेयर को हटाया जाता है। व्हील टर्निंग मशीन या टायर टर्निंग मशीन ऐसा कुछ बोला जाता है उसको। तो जो फुली वोन हो जाएगा डाया, तो उसका फुली वोन डाया का क्या रहेगा? 877 mm रहेगा उसका डाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स क्या रहेगा? क रीजन, ख रीजन और ग रीजन। इस तरीके से 3 क ख ग इस तरीके से किया जाता है। घ रहेगा या ग रहेगा, ये थोड़ा अभी भूल गया हूँ मैं। तो इस तरीके से 3 रीजन रहते हैं, क ख ग रीजन रहता है। ठीक है, जिनको इंग्लिश में ABC रीजन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें A रीजन के अंदर हमारे मैक्सिमम नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स आ जाती हैं, B रीजन के अंदर सेंट्रल इंडिया की स्टेट्स आती हैं, और C रीजन के अंदर साउदर्न इंडिया की स्टेट्स आ जाती हैं लगभग। तो A रीजन में जैसे आ गया MP, UP और राजस्थान। ठीक है, ये स्टेट्स आ जाएंगी, और उत्तराखंड भी A रीजन में ही आएगा। बट जो पंजाब है, पंजाब आता है B रीजन के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है। तो जहाँ की जिस स्टेट की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जैसे रहेगी, उसके अकॉर्डिंग उसको रीजन्स को, स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। B रीजन के अंदर जैसे पंजाब आ गया, गुजरात भी B रीजन में आता है,
फिर अपना महाराष्ट्र भी बी रीजन में आता है। तो इस तरीके से जैसे आगे कर्नाटका हो गए, केरल हो गए, ये सब सी रीजन में आते हैं, यानी ग में आते हैं। इस तरीके से एक चार्ट रहता है इसका, उसको आप याद कर सकते हैं। उसमें से कई बार पूछा जाता है कि ये स्टेट कौन से रीजन में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजभाषा नियम कौन से स्टेट में लागू नहीं होते हैं? राजभाषा नियम हमारे तमिलनाडु में लागू नहीं होते हैं, उसके अलावा सारी स्टेट्स में राजभाषा नियम लागू होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11, कैटनरी वायर का क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है? ये 65 स्क्वायर mm की रहती है और कैडमियम रहता है इसमें इम्प्योरिटीज़। कैडमियम की इम्प्योरिटीज़ इसलिए ऐड की जाती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें कैडमियम की इम्प्योरिटीज़ रखते हैं। और जैसा आपको पता ही है कॉन्टैक्ट वायर का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा? अपना रहेगा 160 स्क्वायर mm और इसका डाया रहता है 12.24, अगर नया है हमारा 12.24 mm डाया रहता है, न्यू अगर है। फिर धीरे धीरे इसका मतलब जैसे जैसे पेंटो चलेगा तो ये घिसता जाएगा। तो जब इसका कंडेमनिंग डाया रह जाता है अगर मेन लाइन में है तो वो 8.25 तक हम जब तक घिसेगा तब तक चलाते रहेंगे, और लूप लाइन के अंदर हम 8.00 mm के अंदर चलाते रहेंगे। और अभी जो 160 kmph के सेक्शंस बन रहे हैं जहाँ पे हमने 80D का जैसे काउंटर वेट बढ़ा दिया है, तो उस केस में ये जो कंडेमनिंग डाया है वो 8.42 mm है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन LDC 30% में पूछे जाते हैं, ज़्यादा डेटा बेस्ड, और थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। बट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान में हमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है, जिसमें 14 हमारे इनिशियल में थी और बाद में इसको 8 को जोड़ दिया गया है। वर्तमान में 22 भाषाओं को हमारे मान्यता प्रदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, VRS के लिए न्यूनतम सर्विस एलिजिबिलिटी कितनी है? मतलब VRS अगर किसी को लेना है तो उसकी मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम सर्विस रहनी चाहिए 20 ईयर्स। कंप्रेसर के जो RMPO के अंदर हमारा कंप्रेसर रहता है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है? तो उसका कंप्रेसर जैसे नाम से ही पता है कि वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस किसको करेगा? रेफ्रिजरेंट को करेगा। रेफ्रिजरेंट जैसे ही हम किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर और टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर वो कंडेंसर में आ जाएगा, कंडेंस उसमें से क्या कर देगा? हीट वगैरह सराउंडिंग में निकाल देगा, और इस तरीके से हमारा वो साइक्लिक प्रोसेस है, ये इस तरीके से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये AC कैपेसिटी इन 2 टायर सिस्टम में पूछा गया है। AC कैपेसिटी क्या रहती है? AC की कैपेसिटी रहती है 2 टायर के अंदर 7 टन रहता है, ठीक है। और चाहे वो 2 टायर हो, फर्स्ट टायर हो या 3 टायर हो, सभी में 60 टन ही रहता है। एक RMPO कितने टन का रहेगा? 60 टन का रहेगा। और हमारे एक कोच के अंदर एक इस एंड पे एक RMPO लगा रहता है, आपने 2 पंखे देखे होंगे, और एक इस एंड पे RMPO लगा रहता है। इसकी 60 टन हो गई कैपेसिटी, इसकी भी 60 टन होगी। अगर एक कोच की पूछा जाएगा तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 60 टन RMPO की, ठीक है। यानी कूलिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 14 टन हो गई एक कोच की, यानी 60 टन यहाँ और 60 टन यहाँ। JG ऑफिसर या SAG ऑफिसर की कुछ मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 के अकॉर्डिंग नॉन स्टॉक डिमांड्स के अंदर उसकी पूछी गई थी। यह एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो आपको मॉडल SOP में से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेकिन ये थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अम्ब्रेला वर्क क्या रहता है? अम्ब्रेला वर्क में होता क्या है कि जो सिमिलर नेचर के वर्क हैं उनको कंबाइंड कर दिया जाता है, और एक तरीके से उसको सिंगल वर्क ट्रीट करते हुए रेलवे बोर्ड लेवल पे उसको मतलब सैंक्शनड हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है उसको। तो अम्ब्रेला वर्क हो गया। सिंगल ऑफ़र अगर क्या रहता है? सिंगल ऑफ़र क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा कुछ पूछा गया था। सिंगल ऑफ़र जो मेरी समझ है, जैसे ओपन टेंडर, कोई भी एक फ्लोट हुआ टेंडर, ठीक है, और उसमें ओपन टेंडर आपने फ्लोट किया, ठीक है, और उसमें केवल एक ही बिडर ने पार्टिसिपेट किया, एक ही सिंगल बिडर हुआ, मतलब सिंगल एक ही आया, और टेंडर वगैरह क्लोज़ हो गया। फिर टेंडर ओपन करने लगे तो पता चला कि यहाँ पे कि सिंगल ही बिडर है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंगल ऑफ़र। और सिंगल ऑफ़र में हम रिजेक्ट नहीं करते हैं उसको, हम उसको उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको अगर उस बिडिंग के मतलब उसको अप्रूव करने के लिए, तो वो हायर हो जाती है नॉर्मल केसेस के कंपैरिजन में। तो इस तरीके के सिंगल ऑफ़र, उसको सिंगल ऑफ़र बोलेंगे। व्हेन रिसीव्ड ओनली सिंगल ऑफ़र इन ए टेंडर, अगर कोई भी टेंडर होता है उसमें एक ही ऑफ़र आया तो उसे सिंगल ऑफ़र बोलते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।